हेलो दोस्तों, बिगिनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। संगम काल। संगम तमिल कवियों का संघ तथा या मंडल था। क्या था? संघ या मंडल। इन संघ या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। संगम कवियों को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, जिस कारण विशाल साहित्य की रचना हुई। संगम काल में 473 कवियों द्वारा 2279 रचनाएं की गई थी। संगम काल की प्रसिद्ध रचना तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम है। कौन सी है? तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम, जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी। संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की गई है। इसमें 3 संगमों का वर्णन है, जिन्हें पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था। ठीक। तमिल संगम आयोजन। प्रथम संगम मुद्देर अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम कपाटपुरम अल्लेप। तोलकाप्पियर संस्थापक अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि। तृतीय संगम मुद्देर नाकिरर। कौटिल्य ने संगम काल के दक्षिणी भारतीय राज्यों को कुल संघ कहा था। तिरुक्कापुलियर चेर चोल पांड्य तीनों राज्यों का संगम काल था। संगम स्थल था। आदिल इमान नामक चेर शासक को दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त था। चोल वंश चोलों की पूर्वी तमिलनाडु क्षेत्र का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। संगमकालीन चोल वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक करिकाल था। वह संगीत 7 स्वरों का ज्ञाता एवं वैदिक धर्म का अनुयायी था। वह 190 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा। उसके पास शक्तिशाली नौसेना थी। चोल वंश की राजधानी कावेरीपट्टनम थी। पतुपात पतुपातु एक लंबी कविता है जिसमें कावेरीपट्टनम की चर्चा है। करिकाल ने वेणी का युद्ध जीता था। उसने उद्योग धंधों तथा कृषि को प्रोत्साहित किया। शिल्पादिकरम तथा पट्टिन पैले में करिकाल की चर्चा मिलती है। करिकाल ने पट्टिन पैले के रचनाकार को 16 लाख सोने की मुद्राएं प्रदान की थी। राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। प्रतिनिधि परिषद को पंचवरम कहते थे। युद्ध में मारे गए सैनिकों की स्मृति में वीरपट्ट लगाया जाता था। तोंडी मुशीरी तथा पुहार प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे, यहाँ यूनानी तथा रोमन व्यापारियों की बस्तियों का उल्लेख मिलता है। शिल्पादिक्रम में कोवेलन और कड़गी की कथा नुपुर के चारों ओर घूमती है। मणिमेखले की रचना बौद्ध व्यापारी सत्यनारायण ने की। जीवक चिंतामणि की रचना जैन मुनि तिरुत्कादेवर ने की थी। उरैयूर सूती वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। मुशीर बंदरगाह पर यवन लोग सोने से लदा जहाज लाते थे और बादल में काली मिर्च ले जाते थे। ठीक है। फिर चेर चोल पांड्य राजवंशों के राजन क्रमशः धनुष बाघ मछली थे। इंद्र यमन वरुण और सोम के चारों दिशाओं क्रमशः पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर का संरक्षक बताया गया है। अर्गरेटिक एक प्रकार का मलमल था जिसे निर्यात किया जाता था। पांड्य वंश मैगस्नीज ने पांड्य वंश के शासन की चर्चा की है। उसने पांड्य शासन को हेराक्लीस की पुत्री का शासन बताया है। इसने पांड्य क्षेत्र को माबर नाम दिया था। पांड्य शासक मुदुकुडुमी ने यज्ञशालाओं का निर्माण कराया था तथा पलशैल्य अनेक यज्ञशाला बनवाने वाला की उपाधि ग्रहण की। मुदैर कांजी नाम की रचना नेटिव जेलियन की कुशल प्रशासन की चर्चा मिलती है। पांड्यों की राजधानी मुद्देर थी तथा कोरकई तटीय राजधानी थी। इसका प्रतीक कार्प एक प्रकार की मछली था। नेडुजेलियन प्रसिद्ध पांड्य शासक था जिसने तेलियाल गानम का युद्ध जीता था। पतुपातु में नेडुजेलियन के जीवन का विवरण मिलता है। पतुपातु में किल्लार तथा नकीरा जैसे तमिल कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। पांड्य शासक नेडियोन ने समुद्र पूजा की प्रथा प्रारंभ की थी। नेडियाकोडन को अंतिम संगमकालीन पांड्य शासक माना जाता है। पेरुन किलिल नामक एक अन्य
चोल राजा का भी उल्लेख मिलता है। उसने राजसूय यज्ञ किया था। चेर वंश। चेर वंश का शासनकाल केरल के क्षेत्र पर था। इस वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। चेरों की राजधानी विंध्य या वंजीपुरम थी, जिसे कुरूर के नाम से भी जाना जाता था। चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक शेन गुट्टुवन था, जिसे लाल चेर भी कहा जाता था। चेरों की राजधानी कुरूर यानी कि विंध्य से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के एवं रोमन सुराहियां प्राप्त हुई हैं। प्रथम चेर शासक उदयन सेरल के कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल होने का उल्लेख मिलता है। उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों का भोजन करवाया था। शेन गुट्टवन ने पतिनी पूजा आरंभ की। इसे कर्ण की पूजा भी कहा जाता है। नेदुजेराल अदन ने नौसैनिक शक्ति स्थापित की तथा अधिराज की उपाधि ग्रहण की। संगम साहित्य। संगम रचनाएं। रचनाकार तिरुकुरल, तिरुवल्लर, वल्लुवर, शिल्पादिकरम, इंग्लो आदिगल, मणिमेखला, सत्तनार, तोलकापियम, तोलकापियर, जीवक चिंतामणि, तिरुक्कदेव, तिरुक्देवर। क्विक डाइजेस्ट। मुरुगन यानी कि सुब्रमण्यम तमिलों का सर्वश्रेष्ठ देव था। मरियम्मा परशुराम की माता चेचक से संबंधित शीतल माता थी। किसान लोग मरुदम इंद्र देव की पूजा करते थे। उहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। ओवियर और नेचिलियर संगम युगीन दो प्रसिद्ध कवयित्रियां थीं। संगम साहित्य में कवि कृषि में संलग्न लोगों को बेलालर तथा मजदूर कृषक वर्ग को बेलियर एवं व्यापारी वर्ग को बैनिगर कहा गया है। वैदिक संस्कृत को अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण में पहुंचाया। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के शासन काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश के शासन का प्रारंभ श्रीगुप्त द्वारा किया गया था, किंतु इस वंश का वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त 319 से 335 ईस्वी। गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। गुप्त संवत तथा शाक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर था। चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ था। कुमार देवी से विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम को वैशाली राज्य प्राप्त हुआ। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था। वह स्वयं को लिच्छवी दोहित्री कहने पर गर्व का अनुभव करता था। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। हरिशेषण रचित प्रयाग प्रशस्त से समुद्रगुप्त की विजयों की विस्तृत जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की योजना बनाई थी। प्रयाग प्रशस्त के अनुसार इस योजना का ध्येय धरणीबंध पर भूमंडल को बांधना था। समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के बाद एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था और अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। ठीक। समुद्रगुप्त एक उच्च कोटि का कवि भी था। उसने कविराज नाम से कई कविताएं भी लिखी। एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते दिखाया गया है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोधगया में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति पाने के लिए अपना राजदूत समुद्रगुप्त के पास भेजा था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत आर्यवर्त के 9 शासकों को पराजित किया। पराजित राजाओं में अच्युत नागसेन गणपति नाग प्रमुख थे। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी। समुद्रगुप्त के बाद संभवतः रामगुप्त शासक हुआ, किंतु वह दुर्बल शासक था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों और विजय दोनों प्रकार से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवराज तथा देवगुप्त भी थे।
धाव नाम से भी उसका उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। ये दोनों ही नगर गुप्तकालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। उसका प्रधान सचिव वीरसेन शैव तथा सेनापति अक्रमक देव बौद्ध था। पाटलिपुत्र से फायान ने वापसी यात्रा प्रारंभ की और अपनी पूरी यात्रा के विवरण में कहीं भी सम्राट का नाम उल्लेख नहीं किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाकों पर विजय के उपलक्ष्य में रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था तथा शाकीर उपाधि धारण की एवं व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। मेहरौली के लौह स्तंभ दिल्ली में मेहरौली में स्थापित कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ पर चंद्र नामक शासक की चर्चा है। चंद्र तथा धाव शासक संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसकी चर्चा इस अभिलेख में हुई है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय देता था। उसके दरबार में 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, शणपक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट्टकपर, वारामिहिर, वररुचि। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान 399 से 415 ईस्वी भारत यात्रा पर आ गया था। फायान अपनी पूरी यात्रा विवरण में कहीं भी किसी सम्राट का उल्लेख नहीं करता है। कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। कुमारगुप्त की माता का नाम ध्रुव देवी था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। उसके शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? हुणों का। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्मानुयायी था, किंतु उसने धर्म संहिता की नीति का पालन किया। कुमारगुप्त प्रथम ने अधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की थी। अश्वमेध यज्ञ भी किया था। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। स्कंदगुप्त 455 से 467 स्कंदगुप्त 455 से 467 गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। वह बौद्ध था। स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया। हुणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय स्कंदगुप्त को है। उसने पुष्यमित्र के विद्रोह को भी समाप्त किया। इसका उल्लेख उसके भीतरी स्तंभ लेख में हुआ है। गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त के समय सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के एरण लेख में मिलता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। 570 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। फिर प्रशासन। राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण की। कुमारमात्य गुप्त प्रशासन के प्रमुख उत्तराधिकारी थे। गुप्त काल से ही विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। गुरुण गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। प्रयाग प्रशासन से पता चलता है कि गुप्तों की राजज्ञाएं गुरुण मुद्रा में अंकित हुआ करती थी। गुप्त साम्राज्य में ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहते थे, जिसका उल्लेख संक्षोभ खो अभिलेख में मिलता है। गुप्तों के कार्यकलाप का मुख्य प्रांगण मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तक बिहार की पुरोरा भूमि थी। गुप्तों की आरंभिक मुद्राएं उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। केंद्र में मुख्य भाग सैन्य था तथा संधि विग्राहिक सेना का मुख्य अधिकारी होता था।
गुप्तवंशी राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दीनार के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर चंद्रगुप्त व कुमार देवी का चित्र व नाम अंकित पाया गया है। राजकार्य में सम्राट को सहायता करने वाले मंत्री और अमात्य होते थे। राजकार्य में सम्राट को सहायता कौन करता था? मंत्री और अमात्य। कामंतक नीतिसार में मंत्रियों और अमात्यों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। गुप्तों की शासन व्यवस्था पूर्णतः मौलिक नहीं थी। उसमें मौर्यों, सातवाहनों, शाकों, कुषाणों के प्रशासन की विधियों का समावेश था। पुलिस विभाग के पद अधिकारियों में उपरिक, दशापरिक, चौराणद्रिक, दंडपाशिक, अंगरक्षक आदि प्रमुख थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान होता था। अर्थव्यवस्था गुप्त काल में सिंचाई हेतु राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा, दीनार तथा चांदी के सिक्के रुपया का कहलाता था। सामान्य लोग खरीद बिक्री हेतु कौड़ी का प्रयोग करते थे। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वस्त्र उद्योग इस काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। ताम्रलिप्त, घंटाशाला, पलूरा, भड़ौच, कैम्बे आदि प्रमुख बंदरगाह थे। भूमि के प्रकार: क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, खेल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, चारागाह पशुओं के चारा करने योग्य भूमि। फिर आ जाता है समाज। स्त्रियों की दशा पहले से निम्न हो गई थी। इस काल में सती प्रथा की प्रथम घटना का उल्लेख मिलता है। जातियां उपजातियों में विभक्त हो गई थी। शूद्रों की दशा में कुछ सुधार हुआ, किंतु छुआछूत की कुप्रथा ने जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। याज्ञवल्क्य ने सर्वप्रथम स्त्रियों की संपत्ति संबंधी अधिकारों की वकालत की थी। सार्वत्रिक भूमि अनुदान गुप्त काल में दिया गया। नारद और पराशर स्मृतियों में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। गुप्त काल में बटाई पर खेती करने वाले किसान को त्रयध सीरन या सीरिन कहते थे। गंगा और यमुना के मूर्ति रूप में गुप्त काल की देन है। वैश्यवृत्ति करने वाली महिला गणिका कहलाती थी। इसके बाद क्या आता है? धर्म। बौद्ध धर्म विभिन्न संप्रदायों में विभाजित था। राजकीय संरक्षण नहीं मिलने के कारण प्रचार प्रसार कमजोर पड़ रहा था। वर्तमान में प्रचलित हिंदू धर्म के स्वरूप का निर्माण इसी युग में हुआ। भागवत गीता की रचना इस युग में हुई। गुप्त शासक प्राय वैष्णव थे। गुप्त शासक कैसे थे? वैष्णव। इस समय मंदिरों का निर्माण आरंभ हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा अंकित है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख तथा बुधगुप्त का एरण अभिलेख स्तंभलेख विष्णु की स्तुति से आरंभ होता है। स्कंदगुप्त के बैल के आकार वाले सिक्के उसकी शैव धर्म में आस्था के प्रमाण हैं। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर मयूर पर अरुण कार्तिकेय स्कंद की प्रतिमा अंकित है। गुप्त काल में अनेक प्रसिद्ध बौद्ध आचार्यों जैसे आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ, दिगंत आदि का आविर्भाव हुआ। योगाचार दर्शन का गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर और स्थान: विष्णु मंदिर, तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश, शिव मंदिर, भूमरा, नौदा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर, नचना कोठार मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर, देवगढ़, ललितपुर उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर, खो, नागौद मध्य प्रदेश, भीतरगांव मंदिर, ईट से निर्मित, भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। कला गुप्त युग में विभिन्न कलाओं मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत तथा नाट्य कला के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई। प्राचीन भारत में स्थापत्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में विकास की चरम सीमा गुप्त काल में ही प्रेरित होती है। अत्यधिक देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ। मूर्तियों में विष्णु, शिव, पार्वती, ब्रह्मा के अतिरिक्त बुद्ध, जैन, तीर्थंकर की मूर्तियों का निर्माण भी हुआ है। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। सारनाथ की
बुद्ध मूर्ति, मथुरा की वर्धमान महावीर की मूर्ति, विदिशा की वराह अवतार की मूर्ति, झांसी की शेषशाही विष्णु की मूर्ति, काशी की गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति आदि इस युग की मूर्तिकला के प्रमुख उदाहरण हैं। अजंता की 16 और 17 और 19 गुफा के चित्र एवं बाघ गुफा इसी समय चित्रित किए गए, जो चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। यह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। वास्तुकला के अंतर्गत विभिन्न मंदिर, गुफा, चैत्य, विहार, स्तूप इत्यादि का निर्माण हुआ। इनके निर्माण में पत्थरों, पक्की ईंटों का उपयोग किया गया। सारनाथ का धम्मिक स्तूप तथा राजगृह स्थित जरासंध की बैठक गुप्त काल की देन है। गुप्तकाल को कला, साहित्य, संस्कृत के अधिक विकास के कारण स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर आ जाता है साहित्य। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र की अत्यधिक उन्नति हुई। काशी, मथुरा, नासिक, पद्मावती, उज्जैनी, अवरपुर, वल्लभी, पाटलिपुत्र, कांची आदि गुप्त काल के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र, नारायण पंडित द्वारा हितोपदेश की रचना की गई। नारद तथा बृहस्पति पुराण के साथ रामायण, महाभारत के धर्मशास्त्र इसी काल में रचे गए। भारवी ने करेतर्जुनीय, अमर सिंह ने अमरकोश, कमदनक ने नीतिसार, चंद्रगुप्त ने चंद्र व्याकरण इसी समय लिखा। हरिशेन, वीरसेन, कालिदास, विखाशतक आदि इस युग में प्रसिद्ध विद्वान थे। बौद्ध विद्वानों में असंग, वसुबंधु, डिंगनाथ, धर्मपाल, जैन विद्वानों में उपेशवती, सिद्धसेन तथा भद्रबाहु द्वारा इसी समय हुए थे। कालिदास की रचनाएं महाकाव्य, नाटक, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहार, गीत काव्य, मालविका मित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, नाटक, कुमार संभव। गुप्त काल के रचनाकार रचना विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मृच्छकटिकम, दंडी, दश कुमार चरित, आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत, वराहमिहिर, बृहत संहिता, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका, कामदनक, नीतिशास्त्र, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। फिर आ जाता है विज्ञान। गुप्त युग में गणित, पदार्थ विज्ञान, धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान की बहुत उन्नति हुई। दशमलव तथा शून्य का अन्वेषण गुप्त काल में ही हुआ। आर्यभट्ट इस युग के प्रख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित की विवेचना की गई। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। 12 महीने व्रत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका नाम के खगोल शास्त्र के ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत भी खगोल शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। भास्कराचार्य ने महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य लिखा। धन्वंतरी और सुश्रुत इस युग के प्रख्यात वेद थे। नवीनतकम इस युग की प्रसिद्ध चिकित्सा पुस्तक है। हस्तायुर्वेद, हस्त आयुर्वेद पशु चिकित्सा संबंधी रचना है। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी ने रस चिकित्सा नामक पुस्तक की रचना की तरह सिद्ध किया कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि धातुओं में रोग निवारण की शक्ति विद्यमान है। आर्यभट्ट प्रथम, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम एवं ब्रह्मगुप्त प्रमुख गणितज्ञ थे। वाकटक राजवंश गुप्त साम्राज्य के समकालीन वाकटक राजवंश विदर्भ में प्रभावशाली था। वाकटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने 255 ईस्वी में की। इस वंश का प्रसिद्ध शासक प्रवरसेन था। उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए और सम्राट की उपाधि ग्रहण की। वाकटक शासक रुद्रसिंह द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती देवी से हुआ था। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। गुप्तोत्तर काल गुप्त साम्राज्य के अंत के बाद उत्तर भारत में कई छोटे शासकीय समुदाय अस्तित्व में आए, जिनमें मौखिर, मैत्रक, पुष्यभूति वंश का प्रमुख थे। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश 606 से 647। थानेश्वर पुष्यभूति वंश के अधीन था, जबकि कन्नौज पर मौखिर वंश का शासन था। थानेश्वर के पुष्यभूति शासक हर्ष ने अपने संबंधी
ग्रह वर्मा की हत्या के बाद कन्नौज से शासन प्रारंभ किया। हर्षवर्धन के शासन की जानकारी बाणभट्ट की रचना हर्षचरित में मिलती है। कहाँ मिलती है? हर्षचरित में मिलती है। ठीक है। नालंदा, मधुबन, बांसखेड़ा अभिलेख से भी हर्षवर्धन के जीवन तथा शासन का पता चलता है। चीनी यात्री हेनसेंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। पुलिकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख 635 से 34 ईस्वी में हर्षवर्धन के नर्मदा तट पर चालुक्य शासक से पराजित होने का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन ने विशाल सेना तैयार की थी जिसमें 60,000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार थे। हर्षवर्धन की सेना के प्रधान अवंती युद्ध एवं संधि वार्ता का मंत्री सिंहनाथ सेनापति कुंतल घुड़सवार सेना का प्रमुख स्कंदगुप्त गजहस्त सेना का प्रधान। हर्षवर्धन 641 ईस्वी में चीनी शासक के दरबार में एक राजदूत भेजा था। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था जिसे भाग कहा जाता था। यह पैदावार का 1/6 भाग होता था। हर्ष ने प्रयाग इलाहाबाद में प्रत्येक 5 वर्षों पर एक धार्मिक आयोजन मोक्ष परिषद करने की व्यवस्था की। उसके शासनकाल में 6 बार ऐसा उत्सव हुआ। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नामक नाटकों की रचना की। हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट के अतिरिक्त मयूर, दिवाकर, जयसेन जैसे विद्वान हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। हर्षवर्धन के समय बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कुमारजी परमार्थ, शुमाक, धर्मदेव चीन गए। शांत रक्षित, पदम संभव, कमलशील, स्थिरमती तथा बुद्ध कीर्ति इस समय तिब्बत जाने वाले बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेखों में हर्षवर्धन को परम माहेश्वर कहा गया है। कुंभ मेला का प्रारंभ हर्ष ने किया था। ठीक है। हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता असम के शासक भास्कर वर्मन को सौंपी गई। हर्ष का समकालीन गौड़ नरेश शशांक था जिसने हर्ष के भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी थी। वह शैव था। हिनसेन के अनुसार इसने बोधगया के विहार और बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर यशोवर्मा का शासन हुआ। यशोवर्मा ने वाकपति नामक प्रसिद्ध कवि को संरक्षण प्रदान किया। वाकपति की गौड़वाहु की रचना में यशोवर्मा की विजयों का वर्णन है। यह प्राकृत भाषा की रचना है। यशोवर्मा ने 731 ईस्वी में बुद्धसेन पूटासिन को चीन के शासक के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा। फिर महागहार नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था जहां बौद्ध धर्म के अतिरिक्त वेद वेदांत धर्मशास्त्रों से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। कुछ अभिलेखों में शिक्षा के विख्यात केंद्र को महागहर हरहार कहा गया है। पूर्व मध्यकाल कश्मीर के राजवंश कल्हड़ की रजत रंगनी 1150 ईस्वी में कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन है। रजत रंगनी की रचना महाभारत की शैली के आधार पर हुई है। दुर्लभ वर्धन ने 627 ईस्वी में कारकटिक वंश की स्थापना की थी। 713 ईस्वी में कश्मीर का शासक चंद्रपीड़ था जिसने अरबों के आक्रमण का सामना किया। ललितादित्य मुक्तिपीड़ लगभग 724 से 760 ईस्वी कारकटिक वंश का इसने मंगोलियों तथा तुर्कों को पराजित किया। वैदिक समय में ललितादित्य मुक्तिपीड़ की विजयों का वर्णन कार्तिक वंश के बाद उत्कल वंश तथा लौहार वंश का शासन कश्मीर पर हुआ। उत्कल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था जबकि लौहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। अवंती वर्मन ने अवंती नगर बसाया। उसके अधिकारी सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। 1980 ईस्वी में उत्कल वंश की रानी विदुधा ने राज्य में शांति स्थापित की क्योंकि वह एक दुराचारणी महिला थी। 1003 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद संग्रामराज शासक हुआ जिसने लौहार वंश की नींव डाली। इसी वंश में हर्षराज हुआ जिसका आश्रित कवि कल्हड़ था जिसकी रजरंगनी का विवरण इस वंश के अंतिम शासक जयसिंह 1128 से 1155 ईस्वी के साथ समाप्त हो जाता है। 1339 ईस्वी में शाहमीर ने कश्मीर में मुस्लिम शासन की स्थापना की।
बंगाल के वंश पाल वंश 8वीं शताब्दी के मध्य 750 से 770 ईस्वी में बंगाल में पाल राजवंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की। मध्य भारत कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल शासकों का संघर्ष प्रतिहत राजपूत शासकों से हुआ। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख के अनुसार बंगाल की जनता ने गोपाल नामक व्यक्ति को शासक बनाया, जिसने पाल वंश के शासन की नींव रखी। गोपाल ने ओदंतपुरी में विहार बनाया। धर्मपाल ने प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया, किंतु नागभट्ट द्वितीय से पराजित हुआ। धर्मपाल ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर जैसी उपाधियां ग्रहण की। उसके समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। देवपाल ने प्रतिहार शासक महिर भोज को पराजित किया। उसके शासनकाल में शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा महाविहार को दान देने के लिए 5 गांवों की मांग की थी। अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को प्रतिहार तथा राजपूतों से अधिक शक्तिशाली बताया था। उसने पाल साम्राज्य को रूहामा कहा है। महीपाल प्रथम 1988 ईस्वी में शासक बना। उसके समय चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण किया तथा इसे पराजित किया। पाल वंश के अंतिम शासक रामपाल के शासनकाल में कैवर्त जाति के लोगों ने विद्रोह किया। सेन शासक पाल वंश की दुर्बलता का लाभ उठाकर सामंत सेन ने बंगाल में सेन वंश की स्थापना की। बल्लालाल सेन सेन वंश का प्रबुद्ध शासक था। उसने दान सागर एवं अद्भुत सागर खगोल विज्ञान पर ग्रंथ की रचना की। अद्भुत सागर की रचना को लक्ष्मण सेन ने पूरा किया। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी के दरबार में गीत गोविंद का लेखक, जयदेव पवनदूत का लेखक, धोई ब्राह्मण सर्वस्व का रचयिता हलायुद्ध थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। लक्ष्मण सेन एक साम्राज्यवादी शासक था, जिसने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र को पराजित किया। लक्ष्मण सेन को लेखों में परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई है। यह बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन के शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण किया। राजपूत काल। अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार 4 राजपूत कुलों परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्यों का उद्भव आबू पर्वत पर विशिष्ट द्वारा किए गए यज्ञ का अग्निकुंड से हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित उत्तर भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। हरिश्चंद्र ने प्रतिहार राजवंश की नींव रखी। नागभट्ट प्रथम इस वंश का प्रथम शक्तिशाली एवं संस्थापक शासक था। नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज प्रतिहार शासक हुआ, जिसके बारे में जैन ग्रंथ कुवाल्यमाला तथा हरिवंश पुराण में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वत्सराज ने पाल नरेश धर्मपाल को हराया, किंतु राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय से हारा। वत्सराज के पश्चात उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक हुआ। इसके पश्चात मिहिर भोज शासक हुआ। मिहिर भोज 1836 में 1887 ईस्वी में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक हुआ। महेंद्रपाल प्रथम के बारे में रजत रंजन में सभी जानकारी मिलती है। इस लेखों में महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। राजशेखर काव्य मीमांसा लिखी महेंद्रपाल के दरबार में। राजशेखर ने कपूर मंजरी, विशाल बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश और विलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने के लिए अपनी सेना कश्मीर भेजी थी। अंगपाल ने दिल्ली में तोमार वंश की स्थापना की। चालुक्य और सोलंकी वंश। चालुक्य वंश की एक शाखा दक्षिण भारत में थी, जबकि दूसरी शाखा गुजरात में थी। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ में थी। गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों को अग्निकुंडीय राजपूत माना जाता है। मूलराज चालुक्य वंश का पहला प्रतापी शासक था। उसका उत्तराधिकारी चामुंडार्य था। चालुक्य शासक भीमराज प्रथम के शासनकाल में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। जयसिंह ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया।
कुमारपाल प्रथम चालुक्य वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने जैन धर्म का संरक्षण प्रदान किया। कुमारपाल प्रथम के उत्तराधिकारी एवं अंतिम शासक भीम द्वितीय के समय 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अहिलवाड़ पर आक्रमण कर चालुक्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया। फिर आ जाता है गढ़वाल वंश। प्रतिहार वंश के पतन के बाद कन्नौज गढ़वालों का नियंत्रण हुआ। चंद्रदेव गढ़वाल वंश का प्रथम शासक था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र शासक हुआ, उसने लाहौर को जीत लिया था। जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। उसकी पुत्री संयोगिता थी। जयचंद का बंगाल के सेन शासक लक्ष्मण सेन तथा पृथ्वीराज चौहान के साथ संघर्ष हुआ। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में महमूद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। इसके साथ ही कन्नौज पर तुर्कों का अधिकार हो गया। जयचंद के दरबार में नैषध चरित एवं खंडन खाद का लेखक श्री हर्ष रहता था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। वह प्रतिहारों का सामंत था। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की। पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बना। उसे राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज ने चंदेल नरेश परमदीर्घ देव को हराया। गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय तथा कन्नौज के शासक जयचंद के साथ पृथ्वीराज तृतीय ने संघर्ष किया। 1191 ईस्वी में तराइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, किंतु 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी से पराजित होने के बाद उसे बंदी बना लिया गया। चंद बरदाई तृतीय का दरबारी कवि था, जिसने पृथ्वीराज राशों की रचना की। जयनाक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहानों का दमन कर दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर लिया। फिर आ जाता है चंदेल वंश। चंदेलों को 36 राजपूत राजवंशों में से एक माना जाता है। ये प्रारंभ प्रतिहारों के सामंत थे। 9वीं शताब्दी में नुनुक ने चंदेल वंश की स्थापना की। प्रारंभिक चंदेल शासक जेज या जयशक्ति के नाम पर ही चंदेल क्षेत्र को जेजक भुक्ति कहा गया है। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त उसने एक विशाल जलाशय का भी निर्माण करवाया था। यशोवर्मन का पुत्र धंग 950 से 1008 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध हिंदू शाही शासक जयपाल की सहायता के लिए सेना भेजी थी। धंग एक महान निर्माता था, जिसने खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। चंदेल शासक धंग ने अपने अंतिम समय में प्रयाग संगम पर अपने जीवन का अंत कर लिया। गंड धंग का पुत्र था, जिसने कन्नौज के शासक राज्यपाल को पराजित करने के लिए विद्याधर को भेजा। विद्याधर चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुसलमान लेखक उसका नाम नंद तथा विदा नाम से करते हैं। विद्याधर ने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया तथा गजनवी को युद्ध में परास्त करने के उपलक्ष्य में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। परम दिरदेव या मदन वर्मा या परमल 1165-1203 ईस्वी अंतिम चंदेल शासक था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक 1203 ईस्वी ने पराजित कर कलिंजर पर अधिकार किया। अलाउद्दीन परमादिरदेव के दरबार में थे। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक सियक अथवा श्रीहर्ष था। 9वीं शताब्दी में उपेंद्र कृष्ण राज ने मालवा में पारमार वंश के शासन की स्थापना की और उज्जैन को राजधानी बनाया। मुंज प्रसिद्ध पारमार शासक था, जिसने चालुक्य शासक तैलब द्वितीय को 7 बार हराया था और पद्मगुप्त, धनंजय, धनेक, हलायुद्ध जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। पद्मगुप्त ने नवसाहसंक चरित लिखा। मंजू ने धार के निकट मंजू सागर झील का निर्माण करवाया। भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर, आयुर्वेद, सर्वस्व और स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भोज 1000 से 1055 ईस्वी परमार वंश का शासक था। वह एक प्रसिद्ध रचनाकार था। इसने धारा को नई राजधानी बनाया और वहां सरस्वती मंदिर बनवाया। भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर,
आयुर्वेद सर्वस्व स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांग सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भोज ने धारा में एक भोजशाला महाविद्यालय स्थापित किया एवं बाग देवी की प्रतिमा स्थापित की तथा भोजपुर नगर की स्थापना की। परमार वंश के अंतिम शासक महलक देव को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क ने पराजित किया और मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। फिर आ जाता है कलचुरी वंश। कोकल प्रथम ने 1845 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। गंगोदेव विक्रमादित्य 1019 से 1041 ईस्वी में ने लक्ष्मी शैली में सिक्के चलाए। राजपूत राजाओं ने सर्वप्रथम उसी स्वर्ण सिक्के चलाए। वह शैव था। इस वंश का महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय पाई तथा त्रिकालिंगधिपति उपाधि धारण की। इसने कर्णावती नगर की स्थापना किया। प्रसिद्ध कवि राजशेखर इसकी कलचुरी राज्यसभा में थे। क्विक डाइजेस्ट। ग्वालियर प्रशस्त में नागभट्ट प्रथम को मेलच्छों का नाशक बताया गया है। महिपाल के शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया था। राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम तथा महिपाल दोनों ने संरक्षण प्रदान किया। आईने अकबरी के अनुसार भोज की राज्यसभा में 500 से 500 विद्वान थे। परमाणु की कल्याणी के चालुक्यों से शत्रुता का उल्लेख भोजचरित्र में हुआ है। दक्षिण भारतीय राज्य 600 से 1200 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव शासकों में राजनीतिक एकता तथा स्थिरता बनाने का प्रयास किया। इस दौर में दक्षिण भारत की संस्कृत तथा साहित्य को अत्यधिक विकास का मौका मिला। चालुक्य वंश बादामी। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना पुलिकेशन प्रथम ने 535 से 567 ईस्वी में की। इस वंश की राजधानी वातापी या बादामी थी। पुलिकेशन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। उसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। हेन सिंह ने पुलिकेशन द्वितीय के समय बादामी की यात्रा की थी। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसका तख्ता पलटकर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। पल्लव वंश। सिंह वरुण को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। इन्होंने करितार्जुन नियम की रचना की थी। महेंद्रवर्धन प्रथम का एक सांस्कृतिक शासक था। उसने संस्कृत में भाषा मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। उसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया। मत विलास प्रहसन में महेंद्रवर्मन प्रथम ने बौद्ध तथा कपालिकों की हंसी उड़ाई। नरसिंह वर्मन प्रथम एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने महाबलीपुरम के एक रथों का निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में हेन सिंह कांची आया था। उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम का शोर मंदिर बनवाया। उसके दरबार में दंडन रहता था, जिसने दश कुमार चरित नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के बैंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। 752 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। उसने हरिणग्रभ यज्ञ किया। कृष्ण प्रथम प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक था, जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्रुव तथा गोविंद तृतीय प्रसिद्ध साम्राज्यवादी राष्ट्रकूट शासक था। अमोघ वर्ष एक जैन अनुयायी था, जिसने जैन विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। इसके दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन, गणितसार संग्रह के लेखक मीर वीराचार्य एवं स्वयंभू थे। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना कन्नड़ भाषा में की। इसकी एक अन्य रचना प्रश्नोत्तर मालिका है। इंद्रतीर्थ प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक था, जिसके शासनकाल में अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया। उसने इंद्रतीर्थ को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। कृष्ण तृतीय ने चोल शासक को पराजित कर सुदूर दक्षिण भारत का नियंत्रण किया। चोल वंश। 9वीं शताब्दी में चोल शक्ति का पुनरुत्थान विजयालय ने किया। उसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और नरकेसरी उपाधि धारण की। चोल शासक परानंतक प्रथम ने श्रीलंका पर हमला किया तथा श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग पर आधिपत्य स्थापित किया।
परांतक प्रथम के उत्तर मेरू लेख से चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। चोल शक्ति को प्रतिष्ठित करने का श्रेय राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम को है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका का अभियान किया। उसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। यह शैव मंदिर था। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र शासक श्रीमार्ग विजयोत्तुंग बर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता तथा अनुराधापुर को श्रीलंका की राजधानी बनाया। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत का अभियान कर पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय की स्मृति में उसने चोल गंगन झील का निर्माण किया और गेंगे चोलम उपाधि धारण की तथा चोलपुरम नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी बनाया। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल शासकों ने श्रेष्ठ नौसेना का निर्माण किया था। चोलों के प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। प्रत्येक गांव 30 वार्डों में बटा होता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां क्रमशः राज्य, मंडल, बलनाडु, नाडु, कुर्रम या कोर्टम में विभक्त। अधिकारियों का उच्च वर्ग पेरुनंदनम एवं निम्न वर्ग सैरुनंदनम कहलाता था। साधारण गांव उर्था, ब्रह्मदेव या उग्रहार कर मुक्त गांव थे जो ब्राह्मणों को दिए जाते थे। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे ग्राम सभा द्वारा वसूला जाता था। भूमि माप की इकाई वेदी थी। चोलकालीन समाज ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण में विभक्त था। चोल शासन काल में तमिल साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। वेंकटक माधव ने ऋग्वेद की टीका लिखी। पुगलिंदी चोल काल के प्रसिद्ध विद्वान थे। चोल काल में काशू या कलंजू सोने के सिक्के थे। पंप, पोन, रल कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न इसी समय हुए। कोलुतुंग प्रथम के दरबार में तमिल लेखक जयंगोदार ने कलिंग टुपणी, कम्मन ने तमिल रामायण, शेखी कल्लाड़ ने पेरिया पुराणम लिखा। विष्णु के उपासक अलावार एवं शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। चोल मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर, श्रीनिवासन लूर, परांतक, बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर, राजाराज। गैंगोडोचोलपुरम राजेंद्र प्रथम, एतेश्वरवाद, दरासुरम, राजाराज द्वितीय, कंकहारेश्वर मंदिर, त्रिभुवन, केलो तुंग तृतीय। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्यों का इतिहास तैलप द्वितीय से प्रारंभ होता है। उसने पारमार नरेश मुंज को पराजित किया। सोमेश्वर प्रथम 1043 से 1063 ईस्वी में राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की। सोमेश्वर ने चोलों से निरंतर पराजय के कारण 1068 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। विक्रमादित्य षष्टम 1077 से 1126 ईस्वी इस वंश का महान शासक था। उसने वर्ष 1976 में चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया। विक्रमादेवचरित का लेखक विल्हड़ एवं याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षार टीका लिखने वाले विज्ञानेश्वर उसके दरबार में थे। सोमेश्वर तृतीय ने मानसोलासा नामक शिल्प शास्त्र की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक तैल तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। गंगवंश उड़ीसा में 7 से 8वीं शताब्दी में गंगवंश राजवंश की स्थापना हुई। इसे चोड़गंग भी कहा जाता है। गंगवंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव वर्मन ने प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। अनंत वर्मन अन्य प्रसिद्ध गंगवंश का शासक था जिसने पुरी में जगन्नाथ मंदिर निर्मित करवाया। गंग शासकों के बाद उड़ीसा में केसरी वंश का शासन आरंभ हुआ। भुवनेश्वर का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर केसरी शासकों द्वारा निर्मित करवाया गया था। होयसेल वंश द्वार समुद्र के होयसेल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की। उसने वेलूर में चैनाकेशव मंदिर का निर्माण कराया। यह यादव वंश की एक शाखा थी। होयसेल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था जिसे मलिक काफूर ने हराया था। यादव वंश देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम 1187 से 1191
ईस्वी ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का प्रतापी राजा सिंहण था। इस वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था, जिसने मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ने हरागढ़ दक्षिण में सल्तनत का विस्तार किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राचीन इतिहास हो जाता है आपका कंप्लीट। अब करेंगे मध्यकालीन इतिहास का।